हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जिसकी स्पेस एजेंसी पूरे दुनिया में इसके योगदान और आधुनिकता के आधार पे 5वें नंबर पे रैंक की जाती है। हमारे आजादी को ही बस कुछ 71 साल हुए हैं और इतने में ही हमने ये मुकाम हासिल कर पा लिया है, सिर्फ हमारे स्पेस प्रोग्राम इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। और सबसे बड़ी बात ये है कि नासा के स्पेस बजट के सिर्फ 5% बजट में। लेकिन क्या वजह है कि हमारे देश का इसरो दुनिया भर में इतना मशहूर है? इसने ऐसे क्या क्या योगदान दिए हैं इंडिया को और पूरे दुनिया को एज अ होल? इसका इतिहास क्या रहा है? इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में जान के आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे देश में दिमाग और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया का रॉकेट टेक्नोलॉजी से बहुत ही पुराना वास्ता रहा है, जो शुरू हुआ था चाइना के साथ हमारे पुराने संबंध के वजह से। पहले ये दो देशों के बीच सिल्क रोड के जरिए माल और आइडियाज एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते थे और इसी तरह ये रॉकेट टेक्नोलॉजी भी हम तक पहुंच पाई। 19वीं सदी तक ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आम हो गई थी और मैसूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान द्वारा भी उपयोग की गई थी, जहाँ से फिर विलियम कॉन्ग्रेव नाम के अंग्रेजी वैज्ञानिक ने ये टेक्नोलॉजी का अपने द्वारा बनाए गए कॉन्ग्रेव रॉकेट्स में इस्तेमाल पहली बार किया। ये वही रॉकेट्स हैं जिनका बाद में विकास हुआ और हम इन्हें आज देखते हैं मॉडर्न आर्टिलरी रॉकेट्स के रूप में। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ ब्रिटिश राज से, हम समझ गए थे कि इतने विभिन्न तरह के लोगों और विपुल साधनों से भरे हुए देश भारत को अपने खुद के स्पेस प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने 1960s के बाद दुनिया भर में सैटेलाइट्स के बढ़ते उपयोग को पहले ही महसूस कर लिया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का इस विषय में सबसे बड़ा योगदान रहा है और उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। उनकी विज्ञान को लेकर दूरदृष्टि ने उन्हें ये टाइटल का हकदार बनाया है। 1957 में पहले स्पेस रॉकेट स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बाद ही उन्होंने एहसास कर लिया था कि आगे सैटेलाइट्स का ही युग आने वाला है, क्योंकि ये सभ्यता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था, तो इस आइडिया को लोगों का साथ मिला और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में स्पेस रिसर्च को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिनके डायरेक्टर डॉक्टर होमी भाभा थे, उसका ही एक भाग बना दिया। होमी भाभा, जिन्हें इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम का पिता माना जाता है, उन्होंने फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च या इनकोस्पार बनाया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई बने। याद रखिए, ये इनकोस्पार है, इसरो अब तक नहीं बना है। पर 21 नवंबर 1963 में ये टीम ने पहली बार यूएस द्वारा बनाए गए अपाची टेस्ट रॉकेट्स को स्पेस में खुद लॉन्च करके दिखाया और ये थी असल शुरुआत इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। ऐसे ही बहुत से और विशाल और कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट रॉकेट्स को रोहिणी प्रोग्राम के तहत कामयाबी से लॉन्च कर पाने के बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया, जो फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से निकल के अगस्त 15, 1969 में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसे हम आज कहते हैं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो आज बहुत फेमस जरूर है, पर इसने आज तक अंतरिक्ष में किसी इंसान को नहीं भेजा। इसकी वजह यह है कि हम शुरुआत से ही वो मिशंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो देश के लोगों को प्रैक्टिकली काम में आए, जैसे सैटेलाइट लॉन्चेस जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और आदि की जरूरतों को पूरा करते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमें सिर्फ सैटेलाइट्स की जरूरत थी, तो हमने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स का आविष्कार नहीं किया। 1975 में इंडिया का अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा रशिया के कैपुस्टिन यार जगह से लॉन्च किया गया, सोवियत कॉस्मोस 3M नाम के उनके लॉन्च व्हीकल में। सैटेलाइट बनाने में विजय हासिल करने के बाद 1979 तक इंडिया ने अपना पहला खुद का SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना लिया था, जिसकी टेस्टिंग की गई थी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ये लॉन्च रोहिणी 1 जिसका नाम था, वैसे तो
तो पहली बार में फेल हुआ था अपने लॉन्च के सेकेंड स्टेज में, बट 1980 तक ये प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया और इंडिया एक ऐसा देश बन गया जो खुद का सैटेलाइट और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोनों बना सकता था। तो अब क्योंकि हमने इसरो का इतिहास जान लिया है, अब जानते हैं कि इसने ऐसे क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं जिनके वजह से ये इतना मशहूर है। वेल, सबसे पहले तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इसरो का इंडिया के इकोनॉमी पे कितना बड़ा योगदान है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वो सारे सैटेलाइट्स ने इंडिया की तरक्की को कई गुना बढ़ाने में बहुत मदद की है। इसके साथ साथ आपने 2008 के चंद्रयान मिशन के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमने चांद की स्टडी करने के लिए अपना एक स्पेसक्राफ्ट वहां भेजा था। इससे पहले सिर्फ 3 ही और देश ऐसा कुछ कर पाए थे और मजे की बात तो ये है कि हमने उन किसी भी देशों की मदद नहीं ली थी। हमने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाई, जिससे हम चांद के इतिहास और उसके केमिकल बनावट के बारे में जानकारी हासिल कर सके। यही स्पेसक्राफ्ट ने फिर एक कमाल की खोज भी की। पहली बार चांद के सतह पे पानी को खोजा गया इस मिशन के द्वारा, जिसे फिर बाद में नासा ने भी कंफर्म किया। फिर कुछ सालों बाद ही 5 नवंबर 2013 में इसरो ने एक और बार इतिहास रचा अपने मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा, जब इसने पहली ही कोशिश में स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया। इससे पहले ये एक बार में कोई देश नहीं कर पाया था। मंगलयान मिशन के जरिए इसरो ने मार्स ग्रह के टोपोग्राफी यानी इसके सतह की पढ़ाई की और उसके एटमॉस्फेयर के केमिकल कॉम्पोजिशन की खोज की। इस मिशन का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो था मार्स के ऊपरी एटमॉस्फेयर की पढ़ाई कर सके और देख सके कि इस ग्रह में सूरज के रेडिएशंस का क्या असर होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा मिशन किया गया सिर्फ $74 मिलियन में, जो वैसे मे बी आपको ज्यादा लग रहा होगा, पर नासा के सेम मार्स ऑर्बिटर मिशन को यही करने में $650 मिलियन लग गए थे। इवन हॉलीवुड मूवीज जैसे इंटरस्टेलर का बजट $165 मिलियन था, जो इसरो के ये मिशन से काफी ज्यादा है। महंगे ऑपरेशंस को सबसे कम पैसों और साधनों में अंजाम दे पाना इसरो की खासियत रही है और यही खासियत को हमने एक नया रिकॉर्ड कायम करते 2017 में देखा, जब इसरो ने एक ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ये नहीं कर पाई है आज तक, यहाँ तक नासा भी नहीं। ये 104 सैटेलाइट्स 6 अलग अलग देशों के थे, जिसमें कुछ सैटेलाइट्स इंडियन भी थे। ये सारे देशों ने इसरो को ये मिशन के लिए इसीलिए चुना था क्योंकि आप तो इसकी वजह जान गए हो, हम सबसे कम पैसों और साधनों में ये कर दिखाते हैं। एक और ऐसा ही काबिलियत तारीफ अचीवमेंट इसरो ने हासिल किया है, वो है इंडिया का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम, जिसे कहा गया है IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आज हम जीपीएस यूज करते हैं, लेकिन वो अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम है। पर इसरो की मदद से हम बहुत जल्द हमारा खुद का नेविगेशन यूज कर पाएंगे। IRNSS 7 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है जो इंडिया के नजदीकी देशों के आसपास स्थापित किया जाएगा और किसी भी वस्तु या लोकेशन को उसके 10 मीटर के दायरे तक सटीक पिन पॉइंट कर पाएगा। ये प्रोजेक्ट इसीलिए अंजाम दिया गया क्योंकि कारगिल वॉर के दौरान जब हमें अमेरिकन जीपीएस का सपोर्ट नहीं मिला हमारे आर्मी की सुरक्षा के लिए, तो गवर्नमेंट समझ गई कि युद्ध के वक्त किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, हमें हमारी टेक्नोलॉजी खुद बनानी ही होगी। और फिर हमने आखिर बना ही ली। लेकिन फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं है कि हम ये सब कम फंडिंग या बजट की मदद से कर पाएं। बहुत से इंडियन साइंटिस्ट के पास क्रिएटिव आइडियाज तो है, पर उन्हें इसे अंजाम दे पाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल पाता। इसीलिए वो नासा या ESA के लिए काम करने निकल चलते हैं। हमें अगर और विकास करना है तो हमें इंडिया में विज्ञान को बढ़ावा देना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो हमारे साइंस ग्रुप को ज्वाइन करके, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हम किसी भी हालत में अपना योगदान दे सके और इनकी मदद कर सके। हमें ये कर पाने के लिए एक कम्युनिटी की जरूरत होगी कि हम हमारे देश में उभरते हुए साइंटिफिक कामयाबी को बढ़ावा दे सके, ताकि आगे से हमारे साइंटिस्ट किसी और दूसरे देश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए काम करना गर्व समझेंगे। साइंस ग्रुप का लिंक आपको नीचे पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। हमें वहां आपका इंतजार रहेगा।
ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।